चलो, किए थे जाके घर पे देखे थे, ताक झाक किए थे कॉपी में। हाँ, क्लियर है। मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, किसी को दिक्कत है? वेरी गुड। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। आज हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप वो नॉर्मल वाला रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे जरूरी तो है ये भी, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, जिसको जो लग रहा है वो सोच सकता है, सोचने पे किसी को कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को इम्पोर्टेंट दो रिलेशनशिप है जो पढ़ना है, ठीक है। एक मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में, और एक मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, ठीक है। ये दोनों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीयूईटी में क्वेश्चन तो मिलेगा इस पे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट ले लिए मैंने, ए और बी। बी को मैं यहाँ पे सॉल्यूट बोल रहा हूं, और ए को यहाँ पे मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूं। देख यहाँ पे एक पहला रिलेशनशिप क्या है, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक। ए को मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूं यहाँ पे, बी को अपना सॉल्यूट बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ, मोल फ्रैक्शन अगर मुझे ए का लिखना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? वेरी गुड। एक से लिखना होगा तो क्या होगा? Na अपॉन टोटल मोल कितना होगा? Na प्लस Nb। वेरी गुड, इसको ले लेते हैं फर्स्ट। और Xb लिखना होगा तो Nb बाई Na प्लस Nb। ठीक है। अब मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2। क्या होगा डिवाइड करेंगे तो? ये हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी, और ये क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, क्या आएगा? Na अपॉन Nb। यानी यहां से क्या रिलेशन पता चला? जो मोल का रेशियो होता है कंपोनेंट का, वही उसके मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, ठीक है। इन एनी सॉल्यूशन, फ्रैक्शन ऑफ मोल इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल का रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो होता है। जैसे अगर मान लो कोई सॉल्यूशन में बोला है कि मोल का रेशियो 1:4 है, बताओ उसका मोल फ्रैक्शन का रेशियो कितना होगा? 1:4 होगा। ये स्टेटमेंट याद रखना, अजर्शन रीजन में आता है इस टाइप का स्टेटमेंट। क्लियर है? क्या स्टेटमेंट यहाँ पे बोला मैंने, बोलो। हाँ, जैसे बोल सकते हो, वाइस वर्सा। जो मोल का रेशियो होगा वो मोल फ्रैक्शन का होगा, या फिर जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही मोल का होगा। तो यहाँ पे लिख देता मैं, इन एनी सॉल्यूशन, in any solution the ratio of
number of mole is same as ratio of mole fraction. चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो यहां तक पहुंचो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां तक के? अब इसको मैं पलट के भी लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहां देखो, एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू एन बी, और एन ए को मैं कैसे देखूं? ये नंबर ऑफ मोल है ना, इसको मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता, नंबर ऑफ मोल को लिख सकता ना। ये किसका मोल है? सॉल्वेंट का। देखो ए मेरा क्या है वहां पे? सॉल्वेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ, नंबर ऑफ मोल को गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता ना। गिवन मास क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये उसका मोलर मास। समझ में आया? क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना ये? अब ये एम ए ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू एम ए। एम ए यहाँ पे मोलर मास है, ठीक है? क्लियर है? मैं अपने मन से 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता, कोई दिक्कत है यहाँ पे? 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, कोई प्रॉब्लम है? कट के तो वापस वही आ जाएगा ना। ठीक, अब इसको देखो गौर से, ये जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा है इतना, ये क्या है? एन बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, क्या है? मोलैलिटी। याद आया? तो मैं इसको कैसे लिख सकता? एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू मोलैलिटी एम, एम ए अपॉन 1000। देखो सही है? ये पूरा मोलैलिटी हो गया ना, बच क्या जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए, और नीचे 1000 बच गया है। तो क्या है रिलेशनशिप? एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू मामा बटे 1000। मामा है ना? समझ में आया? मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन रिलेशन। नहीं समझा? समझ गया? वेरी गुड। ई वाला, ये अपने मन से 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, वही चीज तो है। देखो एम ए यहां से रे, मोल गिवन मास मोलर मास सब लिख देते हैं यहाँ पे, तो फिर बाद में बोले कहां से क्या लिया है। एम यहाँ पे मोलैलिटी है। एम ए क्या है बता, तो एम ए क्या है जल्दी बताओ। मोलर मास किसका, मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का। इसलिए मैंने पहले ही मान के चला था, वो ए सॉल्वेंट है बी सॉल्यूट है, वहां डब्बा बना दिया था पहले ही, कि कंफ्यूजन ना हो। एक्स ए बाई एक्स बी, बस पलट जाएगा रेशियो, 1000 ऊपर चला जाएगा इस बार। मतलब यहाँ पे, अच्छा यहाँ एनबी की जगह पे डालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, वहां पे करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट तो चाहिए ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर अगर एनबी को हम चेंज कर देते तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ही नहीं बनता, सॉल्यूट बदल जाता ना, फिर गिवन मास आ जाता वहां पे, समझा। इसलिए सॉल्वेंट को बदले हैं। मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मोल नहीं होता है, सॉल्यूट का मोल होता है, इसलिए सॉल्यूट का मोल छोड़ दिया मैंने, सॉल्वेंट के मोल को बदल दिया था। अब समझ में आया। हमको मोलैलिटी में रिलेशन लाना था ना, लाने को तो बहुत कुछ ला सकते हैं यहाँ से, बट मेरा डिजायर्ड रिजल्ट क्या था कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन बताइए। सबके पास किताब है। अरे पूछते क्या है बोलता क्या है, हट। तो ये पूछे कि लाए हो कि नहीं लाए हो, मैं बोला किताब है, बस इतना ही पूछा मैं। अरे है या नहीं है ये पूछ रहे रे, सबके पास है। ठीक है तो होमवर्क देख करेंगे ना फिर, देख होमवर्क के नाम पे किताब नहीं आएगा। हाँ चलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो किसी का तो अभी यहाँ पे तो किताब नहीं होगा, करेंट है, वेरी गुड। यहाँ मिल गया किताब हमको, आई घर पे जाके छापना नहीं है, सब कुछ सॉल्यूशन तो अवेलेबल है ही नेट पे, ये ना कि पूरा एकदम छाप दिए लाइन बाय लाइन, खुद जाके ट्राई करना। और कल तुम्हारा डाउट क्लास रहता है, तो कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ समझना होगा या कुछ बच गया नहीं समझ में आया है, कल आके पूछ लेना, ठीक। बिल्कुल है, मेरी तो, मेरा तो मजबूरी जाना। ठीक है रुको, जाते वक्त इसमें से होमवर्क देते हैं, ज्यादा नहीं देंगे, 10-10 क्वेश्चन बस। अरे तो एक एक लाइन वाला है, ऐसा थोड़े कि एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज है, फिर दो, एक एक लाइन का आंसर है सब, 10 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये हो गया छाप के, हो गया ना सभी का। चलिए नेक्स्ट, अब यहां देखो, अब इसी फॉर्मूला में हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, पानी तो समझ में आता है लेकिन जिससे पहले वाला सॉलिड नहीं था वो भी लिक्विड ही था। एक्वस सॉल्यूशन बोलने का मतलब कि सॉल्वेंट फिक्स हो गया, इस बार वाटर रहेगा, समझ में आया। पट से ना बोलता है बिना सोचे समझे, बेवकूफ। सॉल्वेंट यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट बहुत सारा हो सकता है ना,
इथेनॉल भी एक सॉल्वेंट है, बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है। बहुत तरह के सॉल्वेंट तो बहुत तरह के हो सकते हैं, बट अगर सॉल्वेंट को फिक्स कर दो कि हम पानी में ही घोलना है हमको, मुझे, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। हाँ, पानी में अगर कोई चीज घोलोगे तो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, और पानी के अलावा किसी और चीज में घोलोगे तो वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? क्या समझ में आया? हाँ, पानी के साथ घोलिएगा तो एक्वस सॉल्यूशन, अदर देन किसी और के साथ घोलिएगा तो लिक्विड सॉल्यूशन। दो अलग अलग सॉल्यूशन पानी के साथ घोल दिए? कुछ ज्यादा रिमिक्स नहीं कर रहे तुम, कॉकटेल बनाने के पीछे लगी हो। हमको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है ना। पहले हमने क्राइटेरिया फिक्स क्या कर दिया कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट चाहिए, स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त बता दिया था, किसी ऊपर किसी को नहीं जाना है। अब उसमें तुम कॉकटेल बना दोगे, मोइटो बना दोगे तो अलग बात है, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, बस इसी। वो तो मोल फ्रैक्शन समझाने के लिए, क्योंकि दो कंपोनेंट से लेते तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाता तुमको, तीन से समझ में आया तो तुम दो को इजीली बता पाए। पढ़ना तो दो ही था, देखो अभी भी ए और बी लिया पीछे समझाने के लिए, इसलिए मैंने तीन से समझाया था। अब समझे? अब देखो यहाँ पे अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा यानी सॉल्वेंट क्या हो गया मेरा? सॉल्वेंट क्या हो गया? अरे बोल। सॉल्वेंट वाटर हो गया। मेरे पास फॉर्मूला क्या आया था सर? एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू क्या था? यही आया था ना, मामा बटे 1000। ठीक, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास कितना होता है? अरे जोड़ के बता दे। 18 कितना? हाँ 18 m इंटू 18 अपॉन 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू m अपॉन 55.5, और ये रिजल्ट तुमको रट लेना है। लिख देते हैं, रट लेना, रट लेना, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब सॉल्वेंट पानी दिया रहेगा, इन्हें के सब में चिपकाते चले। मतलब बार बार तुमको डेरिवेशन नहीं लिखना है ना। अगर तुमको फॉर्मूला याद है कि हाँ पानी सर ने बताया कि सॉल्वेंट होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिए। अदर देन पानी दिया तो वो वाला फॉर्मूला जो बताया था वो लिख देना। हाँ, ये सिर्फ पानी के लिए एप्लीकेबल है, हर जगह नहीं लगाना है। कौन वाला? ये सब का कोई काम नहीं है। हाँ, कि आया कैसे, अब यही डायरेक्ट लिख दे सर कैसे लाए 55, कहां से आया एम। तो बोले कि इतना सवाल जवाब करने से अच्छा कि बता दिया कि कैसे क्या आया है। हाँ, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है। ये सिर्फ समझने के लिए आदमी डेरिवेशन लिखता है कि आया कहां से ये फॉर्मूला, ठीक है। ना तुमसे एग्जाम में पूछेगा डेरिवेशन, ना कुछ, तुमको सिर्फ याद रखना है डब्बा, जो स्पेशल डब्बा बनाते जा रहे हैं ना, वो डब्बा तुमको सिर्फ याद रखना है।
हो गया। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आता है, लिख के हो गया सभी का। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है, जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, सीयूईटी में भी आया है, बोर्ड्स में नहीं आया है क्योंकि 11th का टॉपिक तो आता नहीं है बोर्ड्स में। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute of 1 मोलल aqueous solution। चलो सबसे पहले तो समझो कि पूछा क्या है, बताओ मुझे पूछा क्या है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब तुमसे क्या पूछा है, XA बाई XB। फिर XA मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट था। देखो यहाँ पे फिर से आओ, सब बताना पड़ता है। XB यहाँ पे XA क्या था, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट था। XB क्या था, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट था। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि तुमसे क्या पूछा है, XB पूछा है। वेरी गुड, अब समझ में आया तुमको। XB पूछा है, क्या होगा और क्या दिया है बताओ। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी मोलैलिटी कितना दिया है, 1 दिया है, 1m, 1 मोलल दिया ना मोलैलिटी। और एक्वस सॉल्यूशन बोला मतलब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, तो मेरे पास डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, XB अपॉन XA इज इक्वल टू m अपॉन 55.5। यही है फॉर्मूला मेरे पास। m की वैल्यू 1 दी है, 1 पुट कर दो, तो XB अपॉन XA इज इक्वल टू 1 अपॉन 55.5। अब यहां फंस गए, यहां पे 2 अननोन है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 अननोन है ना, हमको तो एक ही निकालना ना, एक्स भी निकालना, XA के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया है। अब क्या करें, तुम भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल को सॉल्व करता है, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल का आंसर नहीं आता है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, XB और XA। कैसे, कल एक रिलेशन पढ़ाया था, तुम लोग को याद नहीं होगा क्योंकि कॉपी तो ताक झाक करते नहीं हो, दूसरे के घर में ताक झाक कर लोगे लेकिन कॉपी नहीं देखोगे। कल पढ़ाया था, मैं आज थोड़े बोला कल पढ़ाया था, कल ये पढ़ाया था कि किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमको क्या मालूम है, वी नो दैट विकेट क्या पता है अपने को कि XA प्लस XB 1 होता है ना। हमको सॉल्वेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया है, तो सॉल्वेंट को हटाने की कोशिश करेंगे, तो XA की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस XB, यही होगा ना। बोल हाँ ना, कुछ तो बोल। अब XA की वैल्यू 1 माइनस XB यहां पुट कर दो, करो पुट। XB अपॉन 1 माइनस XB इज इक्वल टू 1 अपॉन 55.5। अब देखो एक ही वेरिएबल बच गया, अब एक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 55.5 XB इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ये XB इधर ला दोगे तो ऐड हो जाएगा, तो कितना XB हो जाएगा, 56.5 XB इज इक्वल टू 1, तो XB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई 56.5। अब इसको सॉल्व करके आंसर बता देना। देखो कैलकुलेटर नाम का चीज है यहाँ पे, हमको नहीं दिख रहा कहीं, लाइब्रेरी में पीरियोडिक डिक्शनरी कुछ तो दिख रहा था लेकिन कुछ ना दिखा, बाकी टूल में होगा, टूल नाम का चीज है यहाँ पे, देखो तो टूल 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 टूल, सही बात है। कितना आया, अरे कहाँ से कहाँ लिया है रे, अच्छा फोन पे किया है, 1 अपॉन
डिवाइडेड बाई 56.5, 0.0176, तो इसको लिख देते 0.018 राउंड ऑफ करके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.018। समझे कैसे लाया? अरे मेरे पास ये था अवेलेबल तभी हम यूज कर पाए, अपने मन से कुछ भी थोड़ी चिपका देंगे। मोल फ्रैक्शन था इसलिए अब समझा मैंने। हाँ, तो जो जहां पे फिट हो सकता है वही करोगे ना, वो तो होगा ही। लेकिन इसलिए इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जाके घर पे कॉपी पढ़ा करो। कॉपी पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, कितना ही लिख लेते हैं, कितना पेज लिखते हैं एक दिन में, 2 से 3 पेज। इतना पढ़ने में कितना समय लगेगा? चलो अगर बेमन पढ़ रहे हो तो 5 मिनट, और थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, सॉल्व करते हो तो 1 घंटा। अपने जिंदगी से 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो? फोन को थोड़ा साइड करके रखो। पढ़ाई में इंटरेस्ट बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। अब पढ़ाई उन्हीं से होती है जिसको पता है कि नीड क्या है मेरा। ठीक है, पढ़ाई के लिए नीड जरूरी है कि तुम पढ़ना क्यों चाहते हो, पहले नीड बताओ अपना, वो सोचो। जब तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो तुम कुछ भी झक मार लो, पढ़ाई नहीं होगा। बट अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब मजबूरी में पढ़ो या शौक से पढ़ो। अरे हम लोग भी यहाँ पढ़ाने आते हैं तो शौक से थोड़े आते हैं, मजबूरी है पढ़ाना। ये तुम्हारी मजबूरी है पढ़ना, मेरी भी मजबूरी है पढ़ाना। नहीं पढ़ाएंगे तो घर कैसे चलेगा? लेकिन वही है कि मजबूरी में शौक ढूंढ लेते हैं। तुमको भी मजबूरी में शौक ढूंढना है। जब ये अभी ये हाल है पहले चैप्टर में कि क्या पढ़े, नींद आ रहा है, ये है, तो अभी तो बाकी तो दुनिया बचा है इसका। नहीं बर्बाद मत करो ना, यही तो हम चाहते हैं कि बर्बाद मत करो। शुरुआत के केमिस्ट्री के 4 चैप्टर टफ है, वो इसलिए ना क्योंकि एकदम नया चीज है। 10th में ये सब कुछ भी नहीं था, 11th में ऑल टुगेदर एकदम नया पढ़ते हैं। ये सब पढ़ोगे तो 10th में नहीं पढ़े होगे, लेकिन 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ना फिर केमिस्ट्री इजी लगने लगेगा 11th का। 7 चैप्टर होगा। क्या ऑर्गेनिक में भी तो मम्मी पापा सब याद आ जाएंगे। अभी तुम ऑर्गेनिक के बारे में देखे क्या हो? अभी सिर्फ नाम लिखे होगे तो आसान लग रहा है, बहुत कुछ है। 11th में सिर्फ है 2 चैप्टर। हाँ, 11th में 2 चैप्टर है। एक तुम्हारा IUPAC है, उसी का एक पूरा चैप्टर है, आइसोमेरिज्म GOC, 3 मिला के एक चैप्टर है। और फिर दूसरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ये सिर्फ 11th का सिलेबस है। हाँ, इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, रेडॉक्स रिएक्शन है। 4 चैप्टर। अरे जब पढ़ोगे तो बताएंगे, अभी कैसे बता दे? तुमको क्या समझ में आ जाएगा? आई बोल देंगे शाहरुख खान सलमान खान पढ़ना है, लो क्या समझ गए इससे? 4 चैप्टर को अच्छे से बस पढ़ो, समझो और घर पे जाके प्रैक्टिस करो, उसके बाद केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। अगर ये 4 चैप्टर पे कमांड कर लोगे, ये मोल कंसेप्ट, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर पे 11th पे कमांड कर लो, उसके बाद केमिस्ट्री छोड़ देना, मत पढ़ना। सीखने के लिए बोल रहे हैं, अभी भी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी सीखने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारे अंदर है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, आ रहा है कभी कभी नहीं आ रहा है, वो तो है, रहेगा ही, याद तो करना ही है। नहीं तो हर को टाइम दो ना, घर पे जाके आधा घंटा भी दे दो, बहुत है। आधा घंटा इसको दे दिया, आधा घंटा फिजिक्स में दे दिए, 1 घंटा मैथ्स को दे दिए। अब दिन भर बैठ के मैथ से सॉल्व करते रहोगे तो हो गया फिर, तो दिन भर मैथ सॉल्व करने से भी नहीं होगा। क्लियर है? ये प्रॉब्लम समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन अब तुम करो ट्राई, लिखो एक क्वेश्चन लिखो।
46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल is mixed with 46 gram of ethanol is mixed with 54 gram of water. 46 gram of ethanol is mixed with 54 gram of water. Find the mole fraction. Find the mole fraction and molality. Find the mole fraction and molality. Find the mole fraction and molality. इजी क्वेश्चन है, कर लोगे? करना क्या है इसमें, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इथेनॉल का निकालो, वाटर का निकालो, तुम्हारा सॉल्व हो गया। फिर ये वाला फॉर्मूला पे जंप कर देना, एक्वा सॉल्यूशन है ना, उसमें एम निकालना पड़ेगा। एक्स बी और एक्स तो निकाल चुके होगे पहले ही, एक हो गया इथेनॉल, एक हो गया वाटर का, पुट करना, एम निकाल लेना। समझा क्या बोला मैंने? मोल फ्रैक्शन पहले इथेनॉल का निकालो एक्स बी, फिर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालो एक्स ए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। चलो निकालो, पहले यहां तक के निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ऐसे ही निकलेगा ना, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन इथेनॉल प्लस वाटर का मोल, वाटर का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल अपॉन इथेनॉल प्लस वाटर का मोल, डन। लेकिन हमको मोल दिया है क्या? नहीं, हमको मास दिया है, तो मास से हम मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल क्या होगा बताओ, गिवन मास कितना इथेनॉल का? 46, मोलर मास कितना होगा? 46, कट के कितना आ गया? 1 मोल। वाटर का मोल बताओ कितना है गिवन मास? 54, वाटर का मोलर मास 18, 3 मोल आ गया। अब पुट कर दो इसमें, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/1 + 3, और ये कितना आ जाएगा? 3/1 + 3, ये आ गया 1/4 और ये आ गया 3/4। चलो यहां तक पहुंच गए, ठीक। अब सीधा रिलेशन पे आ जाओ। कौन सा रिलेशन था मेरे पास? XB अपॉन XA इज इक्वल टू M अपॉन 55.5। XB क्या है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट क्या है? इथेनॉल है ना, तो 1/4 XB की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1/4, XA की जगह पे 3/4 इज इक्वल टू M अपॉन 55.5। 4 मर गया, कितना बचा? 1/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आएगा, M की वैल्यू बताओ कितना आएगा। हम्म 18.5। समझ में आया कैसे करना है? कौन सा, कहां से एक्सप्लेन करना होता है? ये फॉर्मूला है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन। देखो हमको पूछा क्या क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन बताओ और मोलैलिटी बताओ, तो मोल फ्रैक्शन तो बता दिया हमने, अब मोलैलिटी पूछा है, तो हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी का क्या रिलेशन है, ये वाला, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है। XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
ये हमने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बस पुट किया एम निकाल लेना है। हो गया, लिख के समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें तो कुछ खाली जोड़ घटाव है यार इसमें। हो गया, आगे चले। चलो नेक्स्ट रिलेशनशिप है सेकंड, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। इसका रिलेशन है m इज इक्वल टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू रो माइनस m इंटू m सॉल्यूट, ये रिलेशन। अब इसमें कौन क्या क्या है बता देते हैं। स्मॉल m यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी है। कैपिटल M यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है। 1000 तो 1000 है ही। रो क्या है यहाँ पे, रो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमेशा तुमको ग्राम पर लीटर में दिया रहेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हमेशा तुमको किस में दिया रहेगा, ग्राम पर लीटर में। ये m क्या है, कैपिटल M है तो मोलैरिटी है, और m सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, m सॉल्यूट ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये मत देखो, उसको छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो। एफ कहाँ है, रो है, रो डेंसिटी को बोलते हैं। अरे ग्रीक लेटर है, RHO, रो बोलते हैं, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। उसको पढ़ते RHO, रो, ग्राम पर लीटर। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मास ग्राम में रहेगा, वॉल्यूम लीटर में रहेगा। ग्राम पर लीटर तो स्ट्रेंथ, ग्राम पर ml कर दो इसको, ग्राम पर ml कर दो, ग्राम पर ml कर दो। हो गया। एक क्वेश्चन हम करते, एक क्वेश्चन तुम करना, ठीक। कहाँ लिखा हुआ है, उसका सिंबल है, नाम पढ़ते हैं रो,
लड़ ले लड़, मार उसको। नहीं मुंह से नहीं, हाथ पाँव चलाओ तब मजा है। दो चार को फैटा फैटी देखे तब ना मजा है। और क्या, हाँ लड़ो, बाकी हम देख लेंगे। अरे रिकॉर्ड तो मेरा ना हो रहा, तो लड़ाई थोड़े रिकॉर्ड होगा, कैमरा पीछे थोड़े। अच्छा वो भी है, सॉरी इसको नहीं देखे थे। अच्छा को बात है, बाहर फरिया ले, ठीक है। चल लिख, द डेंसिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो, द डेंसिटी ऑफ NaOH, the density of NaOH solution, the density of NaOH solution is 1.12 gram per ml. The density of NaOH solution is 1.12 gram per ml. The molality of solution is, the molality of the solution is, the molality of the solution is 3. The molality of the solution is 3. Find molarity. The molality of the solution is 3. Find molarity. ठीक है, अब देखो मोलैलिटी दिया है और मोलैरिटी पूछा है, जब भी एक दे के दूसरा पूछेगा याद रखना ये, ठीक है। तो फॉर्मूला ये लगाओ तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दी है 3000 इंटू मोलैरिटी निकालना है तो m को एज इट इज रहने दो, अपॉन 1000 इंटू रो, रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 1.12 माइनस मोलैरिटी निकालना तो m रहेगा, और m सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे NaOH, NaOH का मोलर मास कितना होगा निकालो बताओ। सोडियम का 23, एक हाइड्रोजन 24 और 16 ऑक्सीजन का 40, ये पुट कर दिया यहाँ पे 40। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1000 कैपिटल M, ये कितना हो जाएगा नीचे बताओ तो, 1000 इंटू 1.12 कितना होगा 1120 होगा ना। अरे कैसे कैंसिल होगा, बीच में माइनस है तो कुछ भी मैथ पढ़ रहा आजकल। अरे मल्टीप्लाई रहता तब ऊपर नीचे कैंसिल होता, नीचे माइनस है ना बीच में, तो ऐसे नहीं कैंसिल होता है, a अपॉन a इंटू बी रहा और a माइनस बी, तो ऐसे a मत काट देना गलत हो जाएगा। कहाँ इंटू है, अरे बीच में यहाँ पे माइनस है ना, सब में इंटू थोड़े है, यही तो समझा रहे यहाँ पे, नहीं गलत हो जाएगा वो, अरे नहीं कटेगा, अरे बैल वही तो समझा रहे यहाँ पे। अरे देख a इंटू बी है और a माइनस बी है, तो ये तो बोलोगे सर कट सकता है ना, नहीं ये भी नहीं कटेगा, गलत हो जाएगा ये। देखो जब तक नीचे में सब मल्टीप्लाई ना हो, ए बी सी डी सब मल्टीप्लाई ना हो, ऊपर सब मल्टीप्लाई ना हो, तब तक नहीं कटेगा। अब काट सकते हो, सब मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई साइन नहीं है, अब यहाँ पे ए और बी बी काट सकते हो। बट अगर a इंटू बी है और नीचे a इंटू सी माइनस बी इंटू डी है, तो बी बी और ए नहीं कटेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। अब समझे, मैथ का तो बेसिक है यार। ध्यान रखना नहीं कटता वैसे। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1120 होगा, माइनस इधर देख फिर चक्कर पकड़ कर रहा है, इधर देख 40 इंटू एम कितना होगा 40m, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 3 इंटू 1120, 30326 313 313 माइनस 120m इज इक्वल टू 1000m। ये समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, ये आएगा। अब 120m वालों को एक तरफ करो, ये कितना हो जाएगा 3360 इज इक्वल टू, ये जुड़ के 120, ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
3360 अपॉन 1120, 0 0 कट गया, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 आ गया आंसर, 3 मोलर। क्लियर है? कैलकुलेशन जैसे किए हैं वैसे ही करोगे, अपने मन से मत हजार हजार काट देना, अभी भी समझा दे रहे, गलत हो जाएगा वो। क्या किए यहाँ पे देखे ना, पहले डेंसिटी वाले को मल्टीप्लाई किए हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, ऐसे ही तुम हर क्वेश्चन में करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं, करो पहले इसको तो छापो। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 5-6 क्लास तो समझो खाली थ्योरी है, कुछ मतलब सॉल्विंग करने वाला नहीं है, बैठ के यही सब करना, हर दिन 10-10 क्वेश्चन करते रहना बुक का। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अरे 40 को क्वेश्चन है, तो चलो 5 दिन के हिसाब से डिवाइड करें तो 8 क्वेश्चन एक दिन का हुआ, उतना तो करेगा ना, उसमें से सब क्वेश्चन नहीं करना है, 40 में से जो हम टिक करवाएंगे वही करना है, क्योंकि जो हम पढ़ाए वही करोगे ना। नया क्वेश्चन दे बोले सर ये तो पढ़ाई भी नहीं किए, कि उसका कोई काम नहीं है, जो नहीं पढ़ाया मतलब उसका कोई काम नहीं है। नहीं वो पूछेगा ही नहीं तुमसे, जो एग्जाम में पूछेगा उतना ही मैंने पढ़ाया है, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाया है। अब इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, तो सब थोड़े पढ़ाना है, इसमें काम का चीज पढ़ेंगे सिर्फ। चलो क्वेश्चन करो जब तक कि हम इसमें तो होमवर्क मार्क करते हैं। चलो लिखो, आगे रहे, लिखो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, the density of 3 molar solution of NaCl is, the density of 3 molar solution of NaCl is 1 gram per ml. Find the molality of the solution. Find the molality of the solution. Find the molality of the solution. ठीक है, क्लोरीन का वेट क्या होता है, Cl इज इक्वल टू होता है 35.5, सोडियम होता है 23। तुमको इस बार मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी कितना दिया है, 3 दिया है, 3 मोलर सॉल्यूशन बोला है ना, तो मोलैलिटी 3 दिया है, डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में 1, सॉल्व करो इसको।
8 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ, देखो क्या वो आंसर नहीं आया? कितना रहा है? 3.003 आएगा ना? ना ना, देखे मोलैरिटी कितना दिया है? मोलैरिटी 3 दिया है, मोलैरिटी निकालना है ना। तो ये हो गया कितना? 1000 इंटू 3 अपॉन 1000 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 58.5 करो, ये कितना हो जाएगा? ऊपर 3000 और नीचे कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 175.5 आ रहा है, 175 पॉइंट, इसको माइनस करो कितना आएगा? 824.5। अच्छा इसको सॉल्व किया तो कितना आया था? 3.63। अच्छा ठीक है, चल तू लोग बोला लिख दे रहे हैं, ठीक है सही है। हाँ ना भाई, बिल्कुल सही होगा, इतना कौन लेके चलता है। ठीक है चल, 3.4 भी सही है, 3.5 भी सही है, 3.6 भी सही है। ठीक है, क्लियर है? ये देखो, ये होमवर्क सबको करना है, मंडे को कॉपी में देखेंगे सबका, हो ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको ट्राई करते हुए दिखना चाहिए सबके कॉपी में। मंडे को सटकी के साथ आएंगे, फिर डंडा के साथ मंडे को। अब 1 महीना परेशान किया तो मेरा टाइम है ना पीटने उठने का। ठीक है, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन में 8 क्वेश्चन आराम से हो सकता है। सैटरडे उसमें भी तुम लोग को जिसको नहीं आना आएगा, जिसको आना होगा आएगा। संडे पूरा, हाँ तो तुम्हारी इच्छा, छापना नहीं है, लेकिन पहले समझा दे रहे, छापोगे मत, भले से 8 क्वेश्चन ना सॉल्व हो चलेगा, मुझे हमको सिर्फ ट्राई चाहिए कि तुम कोशिश किए थे, नहीं जमा, समझे? तभी सीखोगे ना, छाप के आ जाओगे क्या मतलब होगा? कुछ नहीं, तुम ट्राई करके आना कि हाँ सर ये ट्राई किया था, यहां तक पहुंचे, नहीं आंसर आया। ठीक, चलो मिलते हैं फिर कल। कल याद देखो, कल जिसको भी डाउट होगा यहाँ मूल कंसेप्ट में, जो भी थ्रू आउट पढ़े हो ना, कोई भी टॉपिक में डाउट हो आ जाना पूछने, या कुछ भी नहीं समझ में आया यहाँ पे वो पूछ लेना कल आके, ठीक है?